Good morning, students. In this video, we will take second periodic property that is known as ionization enthalpy. Ionization enthalpy. It is represented by IE or delta HI. आयोशन एंथैल्पी बेटा क्या होती है? सपोज यू हैव ए न्यूट्रल गैसियस एटम, आपके पास एक न्यूट्रल एटम है इन द गैसियस स्टेट, इसमें से आपने मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट। जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, that will be known as ionization enthalpy. That will be known as ionization enthalpy. So आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, that is equal to ionization enthalpy. The result will be that it will be converted into gaseous cation after removal of electron. आपने क्या करना है? न्यूट्रल गैसियस एटम में से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विल बी नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the most loosely bound electron. मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बेटा वो होता है जो न्यूक्लियस के साथ सबसे कम अट्रैक्शन फील करता है, मींस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल gaseous atom so as to convert it into gaseous cation। क्लियर है बेटा? इस प्रोसेस में जितनी भी एनर्जी सप्लाई की जाएगी दैट विल बी नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा एच का मतलब होता है हीट चेंज। इस रिएक्शन में हीट चेंज हुई है क्योंकि इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक एंड यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी। एनर्जी सप्लाइड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा? अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो यूनिट्स होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकंड यूनिट्स आर किलोजूल पर मोल एंड थर्ड यूनिट्स आर केसीएल पर मोल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी रिपोर्टेड इन एनी ऑफ दीज यूनिट्स। अब इन यूनिट्स के बीच में बेटा रिलेशन क्या है? आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.66 into 10 की माइनस 19 जूल्स होता है। ठीक है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलोजूल पर मोल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू 23.061 केसीएल पर मोल। 3 यूनिट्स में क्या क्या रिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.49 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू 23.061 केसीएल पर मोल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम कैन बी रिपोर्टेड इन एनी ऑफ दीस 3 यूनिट्स। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने बेटा आपको क्या बताया था? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम। अगर न्यूट्रल गैसियस एटम में से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा तो यू हैव टू सप्लाई ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा
तो यू हैव टू सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला फैक्टर है बेटा साइज। अगर एटम का साइज छोटा होगा, अगर एटम का साइज छोटा होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा लेस। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी बेटा ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होगा बेटा डिफिकल्ट होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा हाई। तो अगर साइज छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है बेटा ज्यादा। अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा बेटा लार्ज, डिस्टेंस बड़ा होगा। अगर डिस्टेंस बड़ा है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगी अट्रैक्शन विल बी लेस। अगर अट्रैक्शन लेस है तो हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा बेटा इजी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा इस केस में लो। तो बेटा आप यहां से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी, अगर साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी हाई। इट मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा ज्यादा। ठीक है, ये था पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं बेटा। सेकंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बेटा आपको पता है किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्या होती है ज्यादा। अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा डिफिकल्ट होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा हाई। क्लियर है, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी डिफिकल्ट एंड देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी is directly proportional to nuclear charge। थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा इनके बीच में जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगी। क्लियर है, अगर ये अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा लो। क्लियर है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाती है डिक्रीज। बीच वाले शेल्स में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी लेस एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी इजी। तो उस केस में बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है कम। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in inner shells, greater is the shielding effect, lesser is the attraction between nucleus and valence shell electron. Therefore, electron removal is
easy and ionization enthalpy is low, और ionization enthalpy की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ये था थर्ड फैक्टर। फोर्थ फैक्टर क्या है, पेनिट्रेशन फैक्टर। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास कौन से इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के पास सबसे नजदीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं s के, उसके बाद होते हैं p के, उसके बाद होते हैं d के, और उसके बाद क्या होते हैं f के इलेक्ट्रॉन्स। मतलब s के इलेक्ट्रॉन्स का पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा है। दे आर मच क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। क्लियर है। उसके बाद p के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद d के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद f के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस के क्लोज होगा और उसको रिमूव करना क्या होगा बेटा, डिफिकल्ट। तो उस प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ आयन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, ग्रेटर इज द penetration effect of an electron, closer it will be towards the nucleus, removal of this electron will be difficult and therefore its ionization enthalpy is high। उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो s के इलेक्ट्रॉन्स का बेटा जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है, p के इलेक्ट्रॉन्स का उससे कम, d के इलेक्ट्रॉन्स का उससे कम, और f के इलेक्ट्रॉन्स का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो सबसे कम होता है। s के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना सबसे डिफिकल्ट होगा, f के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना सबसे इजी होगा। क्लियर है। s के इलेक्ट्रॉन्स की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, इसलिए ज्यादा होगी। f के इलेक्ट्रॉन्स की एंथैल्पी की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या होगी, कम। क्लियर है बेटा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज यू हैव मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। आपने बताना है कि किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कंफीग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कंफीग्रेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो मैग्नीशियम के केस में हमने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो s इलेक्ट्रॉन होता है, और एल्यूमिनियम के केस में जो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है दैट इज p इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि s इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होंगे, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम मैग्नीशियम विल बी डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम। दैट इज व्हाई ionization enthalpy of magnesium is higher as compared to ionization enthalpy of aluminium। क्योंकि मैग्नीशियम में से आपको s इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है एंड दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क एज कंपेयर्ड टू p इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ फैक्टर है बेटा अफेक्टिंग ionization enthalpy, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फैक्टर का मतलब क्या है, अगर एक एलिमेंट की हाफ फील्ड या फुली फील्ड कन्फिग्रेशन है, दैट कन्फिग्रेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा। हाफ फील्ड एंड fully filled configurations are extra stable, removal of electron from them
is very difficult, therefore their ionization enthalpy values are high। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसको बेटा एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपैरिजन करते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कन्फिशन इज 1s2 2s2 2p3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 लिख सकते हैं। अब इसमें 2p के सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। ये क्या है बेटा? हाफ फील्ड कन्फिगरेशन। एंड दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल, दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिगरेशन, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 लिख सकते हैं। अब ना ही ये हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है और ना ही ये फुल फील्ड कन्फिगरेशन है, तो इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? इजी होगा। इस हाफ फील्ड कन्फिगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की आयोजन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में आपको हाफ फील्ड कन्फिगरेशन को डिस्टर्ब करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन एंड फुली फील्ड कन्फिगरेशन आर एक्स्ट्रा स्टेबल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा नोबल गैसेस का। इसमें बात करते हैं नियोन की। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2। तो मतलब यहाँ पर 2p के सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको बोला जाता है बेटा फुली फील्ड कन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं? फुली फील्ड कन्फिगरेशन। और ये भी क्या होती है बेटा? एक्स्ट्रा स्टेबल। दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा स्टेबल कन्फिगरेशन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट। क्लियर है? तो नियोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हैं 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम पढ़ते हैं बेटा मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। मीनिंग ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। सक्सेसिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आए, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार आता है, दैट आर सक्सेसिव नंबर्स, ठीक है। तो अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में से, तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं दैट विल बी नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं दैट इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं दैट इज नोन एज फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी required to remove first electron। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस एनर्जी required to remove second electron from it, ठीक है। इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट एंड सो ऑन। पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा H1
और यहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा आई फॉर आयोनेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H2, यहाँ पर आई लगाते हैं, इसको डेल्टा H3 और यहाँ पर लगा सकते हैं आई। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है बेटा, किसी भी एटम के केस में पहली आयोनेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, दूसरी उससे ज्यादा होती है, तीसरी उससे ज्यादा होती है, फोर्थ उससे ज्यादा होती है एंड सो ऑन, आयोनेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ऑब्जर्वेशन इज फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी इज लीस्ट, सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी उससे ज्यादा होती है, थर्ड उससे ज्यादा होगी एंड सो ऑन। क्लियर है? मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना और भी डिफिकल्ट है एंड सो ऑन। ठीक है, अब बेटा इसका रीजन पढ़ेंगे कि दूसरा, तीसरा या चौथा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट क्यों होता है। एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम गैसियस स्टेट में लेते हैं, इसको आप आयोनेशन एंथैल्पी 1 सप्लाई करोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा and it will be converted into gaseous cation। ठीक है, अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 13 क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, एल्युमिनियम पॉजिटिव में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं बाय यूनिट, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 13 क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अब अगर हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना है तो दैट विल बी समवट डिफिकल्ट, क्योंकि इस केस में जो 13 प्रोटॉन्स हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। पहले 13 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 13 प्रोटॉन्स जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, इनको रिमूव करना कंपैरेटिवली क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सेकंड एंथैल्पी की वैल्यू पहले वाले से क्या होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या बन गया, Al2 पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11, प्रोटॉन्स कितने होंगे, सेम 13। ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, प्रोटॉन को रिमूव नहीं किया। अब आप अगर इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो अब 13 प्रोटॉन्स जो हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। 13 प्रोटॉन्स जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है दैट विल बी मोर डिफिकल्ट, तो आपको और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। IE3 की जो वैल्यू है वो IE2 से क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्योंकि अब की बार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इस कंप्लीट कंसेप्ट से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन, रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट फ्रॉम दैट ऑफ द सेकंड वन। Clear? It means delta H1 will have least value, delta H2 will have high value, delta H3 will have more high value and so on. सक्सेसिव एंथैल्पीज की वैल्यू क्या करती रहती है बेटा, इंक्रीज करती जाती है। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं बेटा वेरिएशन ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी। फर्स्ट इज along the period, second is down the group। आपको पता है along the period जाने से एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये आपने पढ़ रखा है पहली थोड़ी प्रॉपर्टी में। अब आपको ये भी पता है आयोनेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज, ठीक है। और अगर टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी बेटा, डिक्रीज, ठीक है। तो नेट कंक्लूजन क्या है, नेट रिजल्ट लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है बेटा, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, डिक्रीज। दिस इज नेट कंक्लूजन। डाउन द ग्रुप जाओगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता चला जाएगा, इजी होता जाएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता रहेगा, डिफिकल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंसेप्ट। अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, लो, ठीक है। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। अगर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो मतलब उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटालिक कैरेक्टर they are directly proportional to ability of an atom to lose the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है तो मतलब उस एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। और आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एबिलिटी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशनशिप है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। सिंस एबिलिटी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना ही क्या होगा, ज्यादा, इजी, ठीक है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी डिफिकल्ट। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें वो विल गेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर and metallic reactor both are inversely proportional to ionization enthalpy, both are inversely proportional to ionization enthalpy। अगर एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या है, इजी है, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर बेटा क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है। उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा और मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, ठीक है बेटा। अब डाउन द ग्रुप जाने से क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और मेटालिक कैरेक्टर की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। मींस डाउन द ग्रुप जाने से एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने से क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम रिजल्ट लिख देते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने से क्या करती है, डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या करती है, इंक्रीज, ठीक है। देयरफॉर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड मेटालिक कैरेक्टर की वैल्यू कैसे होगी, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगी डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जाओगे एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता चला जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे एलिमेंट्स में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता चला जाएगा डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या है इजी है, उसका मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा बेटा ज्यादा। अब कुछ कंपैरिजंस करते हैं बेटा, कंपैरिजंस। फर्स्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन। दो कंपैरिजन हम पीछे पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, ये दो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन बेरिलियम एंड बोरोन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है 1s2 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कंफिगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। इसमें से आपको s इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से आपको p इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको पता है s का इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन दैट ऑफ बोरोन। बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम, ये हो गया पहला कंपैरिजन। अब बात करते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो किसकी ज्यादा थी नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन की हाफ फील्ड कंफिगरेशन थी। अब हमने सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करनी है। अगर आप नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो उसकी कंफिगरेशन क्या बचती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ये है n पॉजिटिव की कंफिगरेशन। इसमें से आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। और ऑक्सीजन में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो उसकी कंफिगरेशन क्या रह जाती है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। अब इसमें से भी आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव की कैसी कंफिगरेशन है हाफ फील्ड कंफिगरेशन। ऑक्सीजन पॉजिटिव की बेटा हाफ फील्ड कंफिगरेशन है और नाइट्रोजन पॉजिटिव की ना ही हाफ फील्ड कंफिगरेशन है और ना ही फुल फील्ड कंफिगरेशन है, मगर ऑक्सीजन पॉजिटिव की स्टेबल हाफ फील्ड कंफिगरेशन होती है। और आपको पता है हाफ फील्ड कंफिगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है डिफिकल्ट, तो इसका मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन में से क्या है डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, मगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना नाइट्रोजन में से डिफिकल्ट है मगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना ऑक्सीजन में से डिफिकल्ट है। क्लियर है, तो ये तो हो गए बेटा कुछ कंपैरिजंस। क्लियर, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड why successive enthalpies becomes more and more positive, ये हमने पढ़ लिया। और उसके बाद हमने कुछ comparisons करे हैं, comparison of आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड बोरोन, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। और साथ में हमने ये पढ़ लिया कि सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था कि नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है हाईली पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, उनकी स्टेबल फुली फील्ड कंफिगरेशन होती है, स्टेबल फुली फील्ड कंफिगरेशन। इस स्टेबल फुली फील्ड कंफिगरेशन की वजह से दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल and they does not want to lose electron, that is why their आयोनाइजेशन एंथैल्पीज are highly positive। क्लियर है बेटा, तो ये होगी सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कल हम लेंगे थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन
ये एंथैल्पी, इसको आप बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहते हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्लियर है? तो ये हम कल वाली वीडियो में लेंगे। आज आपने ये टॉपिक लर्न प्लस राइट कर लिया।